बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 4 का 9th क्लास टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, सेंटर ऑफ मैस। सेंटर ऑफ मैस क्या है? बात का ऐसा होता है कि हमारे पास कोई जो बॉडी है, कोई भी बॉडी ले ली जाए तो उसका मैस जो है वो किसी एक पॉइंट पर कन्फाइंड हो जाता है। इस बात को हम यूँ समझ सकते हैं कि अगर ये मेरे हाथ में बोर्ड मार्कर है, हम देख सकते हैं कि इनका तमाम मैस, तमाम पार्टिकल ने जो इसके अंदर मौजूद है मिलकर जो इसका मैस बनाया है वो सब का हर साइड पर एक जैसा है। तो इसका सेंटर ऑफ मैस तकरीबन इसके सेंटर में ही होगा। लेकिन अगर इस साइड पर कोई बॉल अटैच कर दी जाए, कोई भी स्फीयर कोई अटैच कर दिया जाए या इसका मैस बढ़ा दिया जाए तो इसका सेंटर ऑफ मैस जो है वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, जो कि पहले यहाँ पर मौजूद है अब वो यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है इसका जो मैस है वो ज़्यादा हो गया। जैसे मैंने अपने पिछले टॉपिक में एक सीसा की एग्जांपल दी थी। अगर स्टूडेंट हम सीसा को देखें तो सीसा जो है वहां पर भी ये कंडीशन हमें नजर आती है कि वो बैलेंस तब होता है जब उसका पूरे जो सिस्टम है उस सिस्टम का मैस जो है वो जिस एक पॉइंट के साथ वो सीसा अटैच होता है। यानी यहाँ पर अगर आप देखें तो ये कोई पॉइंट है, ये सीसा तब बैलेंस होगा जब ये मैस इस साइड का और इस साइड का मैस दोनों इक्वल हो जाए और सारा मैस किसी एक पॉइंट पर कन्फाइंड हो जाए तो ये बैलेंस हो जाता है। जिस पॉइंट पर ये पूरा मैस कन्फाइंड होता है इसको हम सेंटर ऑफ मैस बोलते हैं कि ये उस मैस का सेंटर है। ये बात इस सीसा की एग्जांपल ली जाए तो उसके सेंटर में हो सकता है, इसके सेंटर से किसी एक साइड पर भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि इसके सेंटर में हो। यानी अगर यहाँ इस साइड पर वेट बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ये पॉइंट यहाँ पर चला जाएगा। ये अभी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। उससे पहले कि मैं इसको एक्सप्लेन करूं मैं इसकी डेफिनेशन की तरफ आता हूं। सेंटर ऑफ मैस ऑफ अ सिस्टम is such a point where an applied force causes the system to move without rotation. Center of mass of a system एक पॉइंट पर अब जब किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई की जाती है तो उसका तमाम मैस जो है वो किसी एक पॉइंट पर कन्फाइंड हो जाता है, जिसकी वजह से वो बॉडी मूव करती है विदाउट रोटेट किए। यानी यूं कहा जा सकता है कि यहाँ पर टर्निंग इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस नहीं करवाया जा सकता। टर्निंग इफेक्ट तभी प्रोड्यूस होगा, ये बोर्ड मार्कर है मेरे पास, अगर मैं इसकी इस डायरेक्शन पर यहाँ पर फोर्स लगाऊं तो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करवाया जा सकता है, अगर इस साइड पर फोर्स लगाऊं तो फिर भी टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करवाया जा सकता है। अगर मैं इसके सेंटर में फोर्स लगाता रहूं तो इससे यानी इस डायरेक्शन में सेंटर में इस डायरेक्शन में तो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि ये इसका सेंटर ऑफ मैस है। अब हम ये जानते हैं कोई कुछ सेंटर ऑफ मैस जो है वो कैसे हमें पता चलता है कि किस पॉइंट पर मौजूद है। मैं इसके लिए आपके सामने कोई ये एग्जांपल मैंने ली है, मैंने कोई बॉडी ली है। यहाँ पर बुक के हिसाब से मैं आपको समझा सकता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको ये एग्जांपल देता हूँ। ये देखिए, ये कोई भी बॉडी है मेरे पास, इसका कोई ना कोई मैस है और हम ये जानना चाहते हैं कि इसका सेंटर ऑफ मैस क्या है। सेंटर ऑफ मैस को हमने डिफाइन किया है कि एक ऐसा पॉइंट जिस पर फोर्स लगाई जाए, बॉडी जो है वो रोटेट किए बगैर मूव करे, वो उसका सेंटर ऑफ मैस होगा। अब मैं देखें यहाँ पर फोर्स लगा रहा हूँ तो ये क्या कर रहा है, जरा गौर से देखें तो ये मूव कर रहा है और रोटेट भी कर रहा है, विदाउट रोटेटिंग मूव नहीं कर रहा। अब मैं यहाँ पर फोर्स लगा रहा हूँ, फिर भी यही सिचुएशन नजर आ रही है। अब मैं इसको जरा चेक करता हूँ, मेरा ये गैस है कि इसका सेंटर ऑफ मैस यहाँ पर होगा, तो मैं इसको ऐसे, अब देखें ये बॉडी विदाउट रोटेटिंग मूव कर रही है। सेंटर ऑफ मैस वो पॉइंट है जहां पर बॉडी को फोर्स लगाई जाए और वो विदाउट रोटेशन मूव करे, वो पॉइंट उसका सेंटर ऑफ मैस कहलाता है। बुक के हिसाब से एग्जांपल देखी जाए तो हमारे पास जो एग्जांपल है वो है एक सिस्टम
सिस्टम दिया गया है जिसमें कोई पार्टिकल ए और बी हैं, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया है। इस सिस्टम में क्या है कि हमें चेक करना है कि ए और बी जो दो हमारे पास पार्टिकल हैं, कोई दो स्फीयर लिए हैं ए और बी, इनका जो इनको अटैच किया गया है एक दूसरे के साथ, और हम ये किसी रॉड के जरिए अटैच किया गया, तो हम चेक करना चाहते हैं कि इन दोनों का सेंटर ऑफ मास क्या होगा। पहली बात मैं आपको यहाँ पर ये बताऊं कि अगर इसका मास, इस स्फीयर का मास और इस स्फीयर का मास इक्वल हो, तो इसका सेंटर ऑफ मास इन दोनों के सेंटर में होगा। अगर इसका मास ज्यादा हो तो इसका सेंटर ऑफ मास किस तरफ होगा। हम इस बात को इस तरह भी चेक कर सकते हैं। मेरे हाथ में बोर्ड मार्कर है, मैं चेक करना चाहता हूं कि इसका सेंटर ऑफ मास क्या है, तो मैं अपनी इस हाथ को दूसरी तरफ बढ़ाता चला जाऊंगा और एक ऐसा पॉइंट जिस पर ये नीचे अगर नहीं गिर रहा, यहाँ पर इसका इस पॉइंट पर सेंटर ऑफ मास होगा। और अगर मैं कोई ऐसा ऑब्जेक्ट ले लूं, जैसे कि मैं ये डस्टर अगर ले लूं, तो इसका सेंटर ऑफ मास भी मैं इस तरह चेक कर सकता हूं, इस प्लेस पर होगा। अगर जो कि यहाँ पर हमने कोई रॉड लिया है जिसके साथ दो स्फीयर अटैच करवाए हैं, अगर ये बी जो है स्फीयर बी, इसका मास ज्यादा हो, सेंटर ऑफ मास सेंटर में नहीं होगा, इस बी की तरफ होगा, बी के करीब करीब होगा, मान लें कि वो पॉइंट जो है सेंटर ऑफ मास है। अगर इस सेंटर ऑफ ए ओ पॉइंट जो कि इस पर इसका तमाम मास कंफाइंड हुआ है, हम फोर्स लगाएं, फोर्स लगाई है इस ये जो हमारे पास रॉड है जिसके साथ दो स्फीयर के जैसे दो स्फीयर भी अटैच हैं, इस पर फोर्स अप्लाई की है सेंटर ऑफ मास पर, यानी हम यूं कह सकते हैं कि स्ट्रिंग के साथ इसको अटैच कर लिया, इसको हम अपनी तरफ खींच रहे हैं। अब क्या सिचुएशन नजर आ रही है, सिचुएशन ये नजर आ रही है कि ये रॉड जो यहाँ पर है बिल्कुल विदाउट रोटेशन, रोटेट किए बगैर बिल्कुल उसी पोजीशन में उसी तरह मूव करता जा रहा है विदाउट रोटेशन, यहाँ पर पहुंचा है। फिर हम फोर्स किसी पॉइंट पर लगा रहे हैं, विदाउट रोटेशन किसी अगली पोजीशन पर पहुंचा है, किसी अगली पोजीशन पर किसी तरह फोर्स लगाते रहे, ये कभी रोटेट नहीं करेगा, ये नेक्स्ट आगे मूव करता जाएगा विदाउट रोटेशन। अब हम कोई दूसरा केस अगर लें, तो सेंटर ऑफ मास ये पॉइंट जो ओ है, यहाँ पर हम फोर्स नहीं लगा रहे, इस जो स्मॉल स्फीयर है उसकी साइड पर फोर्स लगा रहे हैं, यानी मैं अगर यहाँ पर स्प्रिंग अटैच करके फोर्स लगा रहा हूँ, क्या होगा कि ये जो रॉड है ये क्या करेगा, मूव तो कर रहा है यहाँ पर इस पोजीशन से यहाँ पर पहुंचा कर यहाँ पर, लेकिन मूव करने के साथ साथ आप ये यहाँ से डिफरेंट देखें इन दोनों का, यहाँ पर सिर्फ मूव कर रहा है, रोटेट नहीं कर रहा। और यहाँ पर देखिए पहला जो केस हमने डिस्कस किया है सिर्फ मूव कर रहा है, केस नंबर 2 में मूव भी कर रहा है और साथ साथ रोटेट भी करता जा रहा है। और ये सिचुएशन आपको यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि जो फोर्स अप्लाई की जा रही है वो किसी ऐसे पॉइंट पर लगाई जा रही है जो कि सेंटर ऑफ मास नहीं है। यहाँ पर भी सिचुएशन वैसी है, अगर आप स्मॉल स्फीयर की तरफ फोर्स लगाएं तो फिर भी ये मूव करता है विद रोटेशन, और अगर हम जो हमारे पास सेंटर ऑफ मास है उससे लार्ज स्फीयर की तरफ फोर्स लगाएं, यानी सेंटर ऑफ मास से लार्ज स्फीयर की तरफ, तो फिर भी ये हमारे पास सिचुएशन ये ऐसी बन रही है कि फोर्स सेंटर ऑफ मास तो यहाँ पर है और हम फोर्स यहाँ इससे नीचे लगा रहे हैं, तो बॉडी ऐसे मूव भी कर रही है और ऐसे रोटेट भी करती जा रही है। तो ये ना ये सेंटर ऑफ मास है ना ये सेंटर ऑफ मास है। जब भी बॉडी विदाउट रोटेशन मूव करेगी उसको हम बोलेंगे कि ये सेंटर ऑफ मास है। इसकी एग्जांपल मैं आपको पहले भी बता चुका, ये इसकी एग्जांपल है कि अगर मैं यहाँ पर फोर्स लगा रहा हूँ ये मूव कर रहा है रोटेट किए बगैर, और अगर मैं यहाँ पर फोर्स लगा रहा हूँ तो ये रोटेट करता जा रहा है, इस वजह से ये सेंटर ऑफ मास नहीं है। सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर हम फोर्स लगाकर बॉडी में टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करवा सकते। इससे नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है सेंटर ऑफ ग्रेविटी।
सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये सेंटर ऑफ मास से बिल्कुल मिलता जुलता ही टॉपिक है, यानी इनमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यूं कहा जा सकता है कि सेंटर ऑफ मास ही असल में सेंटर ऑफ ग्रेविटी हुआ करता है। स्टूडेंट, पहले मैं आपको बता देता हूं कि ग्रेविटी है क्या। हम जानते हैं कि अर्थ जो है तमाम ऑब्जेक्ट को जो कि इसके करीब मौजूद हैं अपने सेंटर की तरफ एक फोर्स के साथ अट्रैक्ट करती रहती है। जैसे कि मैं यहाँ पर मेरे हाथ में कोई चीज मौजूद हो, मैं इसको छोड़ देता हूँ, ये अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करते अर्थ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है, जिसकी वजह से ये नीचे की तरफ गिर जाती है। और जमीन का सेंटर जो है तमाम बॉडीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जिस फोर्स के साथ अट्रैक्ट करता है उसका नाम फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। ग्रेविटी की फोर्स होती है जो हर बॉडीज को जो जमीन की सरफेस के करीब मौजूद है उनको अट्रैक्ट करती है। अब हमने ये जानना है कि जो जिन बॉडी पर ये ग्रेविटी की फोर्स अप्लाई हो रही है, जितने वो बॉडी के अंदर जितने भी पार्टिकल हैं, क्या उन पार्टिकल में जो कोई सेंटर है वो बॉडी के पार्टिकल्स मिलकर बनी है, उनका कोई ऐसा सेंटर है जिस पर तमाम पहले टॉपिक के मुताबिक तमाम मास जिस पार्टिकल पर तमाम बॉडी का मास कंफाइंड होता है। और इस केस में क्या तमाम पार्टिकल का पूरी बॉडी का किसी एक पॉइंट पर जो उसका फोर्स है ग्रेविटी की उसमें कंफाइंड हो जाती है, और वो एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पर बॉडी की तमाम ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है। जैसे कि मैंने पिछले टॉपिक में आपको ये बताया था कि सेंटर ऑफ मास जो होता है वो किसी बॉडी के जो बोथ साइड्स हैं उनकी तरफ मास अगर इक्वल हो जाए, दरमियान वाला जो पॉइंट है तो उसको हम सेंटर ऑफ मास कह सकते हैं। इसी तरह इसकी एग्जांपल दी जाए तो हम चेक कर सकते हैं कि ये बोर्ड मार्कर है, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस पॉइंट पर होगी। मैंने सेंटर ऑफ मास को चेक करने का मेथड भी आपको बताया। अब मैं इसको जरा चेक कर रहा हूं तो मैं इन दोनों हाथ की दोनों उंगलियों को एक दूसरे करीब ला रहा हूं। ये किसी सेंटर में जाकर इसको बैलेंस कर देंगी तो ये इसका ये पॉइंट जो है ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। इस पॉइंट पर वो तमाम फोर्स कंफाइंड हो गई है जो जिस पर जमीन जो है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, उस पॉइंट में कंफाइंड है। सबसे पहले इसको जरा बुक के हिसाब से डिफाइन करता हूं। ए पॉइंट वेयर द होल वेट ऑफ द बॉडी अपीयर्स, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक पॉइंट है, अ पॉइंट वेयर द होल वेट ऑफ द बॉडी, a point where the whole weight of the body appears a point where the whole weight of the body appears to act vertically downward। हम जानते हैं कि जो बॉडी का वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है due to gravity, to act vertically downward, is called center of the gravity, is called the center of the gravity। अच्छा, जिस तरह हमने अपने पिछले टॉपिक में ये बात जानी थी कि जो किसी ऑब्जेक्ट का या किसी बॉडी का जो मास होता है वो किसी एक पॉइंट पे कंफाइंड होता है और वो जरूरी नहीं है कि वो सेंटर पॉइंट हो। सिमिलरली अगर आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी की भी बात करें तो ये भी यहाँ पर भी सिचुएशन वैसी ही नजर आती है। यानी मैं अगर आपको इसकी किसी बॉडी की डायग्राम दिखाऊं, यानी हमारे पास कोई इरेगुलर की शेप की कोई बॉडी है तो इसके ये पता नहीं कितने पार्टिकल से मिलकर बनी हुई होगी और हर पार्टिकल पर ग्रेविटी की फोर्स एक्ट कर रही होगी जिसकी डायरेक्शन ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ होती है। तो इनमें से जितने
पार्टिकल हैं किसी एक पॉइंट पर तमाम ग्रेविटी की फोर्स कन्फाइंड होगी। यानी अगर हम बार आपने देखा होगा कि जो फुटबॉल के प्लेयर हैं वो क्या करते हैं, फुटबॉल को एक उंगली के ऊपर ऐसे रोटेट करवाते हैं। वो क्या होता है, वहां पर भी सिचुएशन ऐसी ही बनती है कि पूरे फुटबॉल की जो वेट है वो ग्रेविटी की वजह से, यानी वो डाउनवर्ड एक्ट करता है, फुटबॉल नीचे गिरना चाहता है, लेकिन वो तमाम वेट जो उसका होता है उस उंगली के एक पॉइंट पर जिस पर वो कन्फाइंड हो चुका होता है उस उंगली को रखते हैं, जिसकी वजह से वो फुटबॉल जो होता है वो बैलेंस हो जाता है, यानी नीचे नहीं गिरता। रीजन यही होती है कि उसकी जो ग्रेविटी की फोर्स है, पूरा जो होल वेट है वो अपीयर हो रहा होता है किसी पॉइंट पर जिसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। और बॉडी की शेप के पे भी डिपेंड करता है कि उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर होगी। इसके लिए हम इसको डिटेल में अपने इस टॉपिक की डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन सी बॉडी जो है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर होती है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी ग्रेविटी किस पॉइंट पर एक्ट कर रही होती है। लेकर मैं जरा इस वक्त इंट्रोडक्शन के तौर पर आपको 2-3 बातें बता देता हूं। डिटेल हम इसकी किसी नेक्स्ट लेक्चर में, अपने अगले लेक्चर में जानेंगे। अब मैं बताता हूं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ये हमारे पास बुक के मुताबिक 95 पेज पर थोड़ा डिटेल भी इसकी दी गई है कि ऑब्जेक्ट की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कहां किस पॉइंट पर लाई कर सकती है। सबसे पहले एक रॉड है, उसके सेंटर में हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, अगर रॉड जो है उसका सेम मैच है, यानी इस पॉइंट से लेकर उस पॉइंट तक इसके सेंटर में सेंटर ऑफ ग्रेविटी अप्लाई होगी, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो एक्ट कर रही है सेंटर में। अब हम अगर किसी स्केयर की बात करें तो हम स्केयर के डायग्राम ड्रॉ करें तो ये बिल्कुल इसका सेंटर में, सेंटर पोजीशन पर स्केयर की बात कर रहा हूं तो इसका ये एक डायग्राम है और इसको दूसरा डायग्राम है। इसके सेंटर पॉइंट पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्ट करेगी, इसको मैंने कैपिटल जी से नोट किया, यहाँ पर कैपिटल जी है। अगर सर्कल की बात की जाए तो उसके भी सेंटर में होगी, और इसी तरीके से अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो उसके सेंटर में है। इस तरह से ट्राइंगल की दी गई है, इस तरह से हमारे पास स्फीयर की दी गई है, इस तरह से सिलेंडर की दी गई है। लेकिन जो इरेगुलर शेप है, जैसे कि मेरे पास ये कोई छोटी सी बोतल है, अब हम इस जानना चाहते हैं कि इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर होगी। ये डिपेंड करेगा कि इसका मैथ जो है वो किस साइड पर ज्यादा है उस हिसाब से, और हम किसी भी इरेगुलर शेप की सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे फाइंड करते हैं ये भी हम डिटेल अगले टॉपिक में जानेंगे। ये हमारा जस्ट इंट्रोडक्शन था सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। इसकी डिटेल जो है डेफिनेशन वगैरह और थोड़ा डिटेल मैंने आपको ये कुछ शेप्स की बता दी, लेकिन जैसी ये सिमेट्रिकल शेप्स के लिए है, ऐसी शेप्स जो सिमेट्रिकल नहीं होंगी उनका हम एक नेक्स्ट अपने टॉपिक में एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, और अगले लेक्चर में मैं आपको उसकी डिटेल बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।